हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है, जो विषय चूज़ किया है, वो है कि दूसरों की सुने या ना सुने। इस टॉपिक का सजेशन किसी व्यूवर ने किया था यूट्यूब पर कमेंट करके, तो उनके इस सजेशन को मैंने लिया है। आज के इस विषय के ऊपर जो रीडिंग करूंगा, इसके लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स में पाइल नंबर 1 नाइट ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पाइल नंबर 3 नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तीनों नाइट्स को लेने के पीछे का उद्देश्य यह है कि ये तीनों नाइट्स कहीं ना कहीं एक सुखद समाचार के प्राप्त होने को दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुनते हैं समाचार को, इसीलिए आज की इस रीडिंग के लिए इन तीनों को पाइल्स के रूप में चुना गया है, पाइल्स के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। तीनों आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं और तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छे लगें, जिसके साथ एक फील है, उनको अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से इसको देख रहे हैं ये तब से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों का जो सहयोग मुझे मिल रहा है उसके लिए आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ कप्स को चूज़ किया था, मेरे बगल नाइट ऑफ कप्स को लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या गाइडेंस देते हैं। दूसरों की सुने या ना सुने, सुनना चाहिए या नहीं सुननी चाहिए दूसरों की बातें। आपको सुनने का मतलब वो ताने वाला नहीं, दूसरों की बात सुने, माने या ना माने, ये चीज़ है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है 6 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ग्रेट। थर्ड नंबर पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास आया है 2 ऑफ कॉइंस। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं खासे नुकसान आपको हो चुके हैं दूसरों की बातें सुनने से, और लोगों ने अपनी गलती को तो माना नहीं, सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदारी आपकी ठहरा दी और आप एक तरीके से उनकी गलतियों का खामियाजा भुगतने को मजबूर हो गए। तो वो वाली गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए आपको दूसरों की बातें फिर सुनने की ज़रूरत है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं दूसरों की बातें आपको फिर सुनने की ज़रूरत है, लेकिन मानने की ज़रूरत नहीं है। निचोड़िए, उसमें से रस निकालिए, अपने मतलब की, अपने फ़ायदे की चीज़ निकालिए। एक कहावत है, एक कहावत क्या, एक तरह का समझिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप किसी राइटर की लिखी हुई किसी बुक को एज इट इज़ कॉपी करके अपनी एक किताब लिखते हैं तो इसको चोरी कहते हैं, ठीक है। किसी की पेंटिंग को देखना और उसे एज इट इज़ बना देना चोरी कहलाता है। किसी मूवी को देखिए और उस मूवी की कहानी को छाप दीजिए, आप अपनी बनाइए, तो ये चोरी हो गई एक तरह से। लेकिन अगर आप 100 किताबों को पढ़ करके अपनी एक किताब बनाएं, 100 अलग अलग पेंटिंग्स को देखें और उसमें से चीज़ों को नकल करके अपनी एक अलग पेंटिंग बना दें, 100 फिल्मों को देख करके उसकी कहानियों के निचोड़ में से अपनी एक नई कहानी बना दें, तो यह रिसर्च कहलाता है। और रिसर्च क्या होता है? यही होता है। तो दूसरों की बातों को सुनना है, लेकिन मानना बिल्कुल नहीं है। ना उनको कमिट करना है कि आपकी बात सही है, मैं सोचूंगा या सोचूंगी, नहीं। उनको सिर्फ एक थैंक यू कहिए, छोटा सा, कि आपने एडवाइस करी, थैंक यू वेरी मच, बात खत्म। वे पूछें कि तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, इस पर विचार करोगे या नहीं, या करोगी या नहीं, तो उनको बताइए मैंने कुछ अभी सोचा नहीं है, आपने एडवाइस दे दी है, थैंक यू, देखते हैं क्या आता है दिमाग में मेरे। उनके साथ कोई कमिटमेंट बंधन में नहीं बंधना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और ना आपको ये सोचना है कि उनकी बात को ना मानकर आपकी कोई सोशल वैल्यू खराब होगी या सोशल रिस्पेक्ट आपकी खराब होगी। ना आपको उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना है कि वे हर्ट हो जाएंगे, हो जाने दीजिए। लाख बार, मेरे पास तो ऐसे आता है कि लाख बार हर्ट हो जाने दीजिए, 1-2 बार नहीं, लाखों बार हर्ट होने दीजिए लाखों बार में तो जीवन निकल जाए। तो यहां उनकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन अपनी का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो फीलिंग है
उसमें एक समस्या है जो आपने महसूस करी होगी, एक गिल्ट बननी शुरू हो जाती है। जब उनकी बातों को ना माने तो दिमाग में घुमड़ना शुरू हो जाता है, चीज़ें घूमने लगती हैं, घूमनी शुरू कर देती हैं, और आपको कई बार अपना वाला पॉइंट ऑफ व्यू सही लगने के बावजूद वो गलत वाले पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक सिंपैथी क्रिएट हो जाती है, और आप उस चीज़ को पिछली बार भी मान गए थे, उसके पहले भी मान गए थे, उसके पहले भी मान गए थे, और ये मल्टीपल बार हो चुका, और हर बार आपने सोचा अब बस बहुत हो गया, लेकिन रुक नहीं रही चीज़ें। तो यहाँ नाइट ऑफ द सोर्ड्स कहता है कि इस पूरे मामले में अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप किसी की फीलिंग को हर्ट कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट सी कर रहे हैं, या आप सेल्फिश नेचर को अपना करके बिल्कुल अलग थलग पड़ रहे हैं, तो हाँ, ये सब हो जाने दीजिए, होने दीजिए, बहुत प्यार से ये सब होने दीजिए और तमाशा देखिए। लेकिन अब 2 ऑफ द कॉइंस जो कहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि इस पूरे मामले में, जैसा कि अभी आज का हमारा विषय है, सुने या ना सुने, सिर्फ अपने दिमाग से डिसीजन लेना है। दूसरों की सराउंडिंग बातों को चलने दीजिए और उसमें से रस को निकाल लीजिए, निचोड़ दीजिए, क्या है आपके काम का। अगर आपके काम का कोई है तो उसे मॉडिफाइड भी करिए, उसे अपने शब्दों में गढ़िए। अगर आप अपने शब्दों में गढ़ते हैं तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी, फिर वो दूसरे की नहीं रह जाएगी, और वो विचार यूनिक भी माना जाएगा। और अब आप आगे अगर बढ़ें, और कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, अगर कॉन्फिडेंस को इन्हेंस कर लें या हो जाने दें। अच्छा, यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करना और एक होने देना है। मैं दोनों का मतलब बता देता हूँ। कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करने का मतलब है कि पहले फ्रेज में तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को खुद बनाए रखना है, कुछ मामलों में प्रिटेंड करना है, नहीं है तो झूठ मूठ में दिखाइए कि आई एम कॉन्फिडेंट, यूं ही बिना बात के कॉन्फिडेंट, ठीक। लेकिन सेकंड फ्रेज में जब ये पहला फ्रेज पूरा कर लेंगे ना, तो दूसरा फ्रेज जब शुरू होगा तो वो ऑटो जनरेट होना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अंदर आ जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने को उत्सुक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक अतिरेकता भी है, जब आप दूसरों की सुनेंगे, उसमें से तत्वों को निचोड़कर, एलिमेंट्स को निकालकर अपने बना लें और अपने आइडियाज़ पर काम करना शुरू करें, तो भी दूसरे की एडवाइस ज़्यादा मज़ेदार लग रही होगी, और आपको ये लग रहा होगा कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार गिल्ट आ चुकी है आपको। और यहाँ आपके लिए है कि नहीं, आपने कोई गलती नहीं करी, ना आप गलती कर रहे हैं, ना आपसे गलती हो रही है, लेकिन अपने आप में ये निगेटिव विचार लेकर के आप गलती कर रहे हैं। तो यहाँ सुनना तो जरूर है, लेकिन मानना बिल्कुल नहीं है। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड इज गाइडेंस। आज की रीडिंग के लिए मैं पहले ओरेकल योगिक पाथ लेने वाला था, लेकिन फिर मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि ये लेना चाहिए, गॉड इज गाइडेंस। तो देखते हैं कि देवियाँ आपके लिए क्या बताती हैं, देवियाँ क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं आपके लिए। शायद मुझे ऐसा लगा कि गॉड इज गाइडेंस मुझे इसलिए इन्फ्लुएंस कर रहा है क्योंकि अक्सर मम्मी की एडवाइस बहुत बढ़िया होती है। थोड़ी डांट पड़ जाए, लेकिन फिर भी मम्मी की एडवाइस अच्छी होती है ना। तो मदर हैं, ये सारी माता हैं। पहले कार्ड नंबर 1, ये अपने आप में उत्साह उमंग की देवी हैं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हैं ब्राइट। जैसा कि इनका नाम है ब्राइट, तो अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जब भी आप अंधकार में जाएं या अंधकार में घिरें, तो ये वहाँ से आपको निकालने में हेल्प करेंगी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है ग्वेनवर। ये प्रेम की देवी मानी तो गई हैं, लेकिन इनका जो प्रेम है वो कंडीशनड है, सच्चे प्यार की देवी हैं। ये सिर्फ प्यार की नहीं, सच्चे प्यार और प्यार में थोड़ा सा अंतर है। जो सच्चा प्यार होता है वो एक कंडीशन के साथ होता है, और जो प्यार होता है वो कंडीशन नहीं लेता। सच्चे प्यार का मतलब है कि आपका प्यार मेरे प्रति या मेरा प्यार आपके प्रति कितना सच्चा है, इससे कसौटी पर रखा जाएगा, कसा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। और जो प्यार होता है, जैसा कि कई बार हाथोर दिखा देती हैं, इजिप्शियन गॉड है हाथोर, सिर्फ प्रेम की देवी हैं। वो आपके एक सेकंड के प्यार के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकती हैं, क्योंकि वो काफ़ी है। वो कहते हैं कि प्यार तो प्यार है, वो जरा सी देर का हो या लंबे पूरे जीवन काल का। हम प्यार को परिमाण में कैसे नाप सकते हैं, उसको हम वजन नहीं कर सकते ना, उसको नापा नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा अंतर है। मदर मैरी, ये क्रिश्चियन गॉडेस हैं, इनके बारे में सभी जानते हैं, जीसस की माता हैं ये।
इनको वर्जिन मैरी भी कहते हैं। और लास्ट में है कुआन यिन। कुआन यिन अपने आप में बहुत अलग देवी हैं, जो कई बार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाती हैं जो थोड़ा सा मनोरंजक भी हो जाता है और अलग भी। चलिए, हालांकि कुआन यिन रो देती हैं जब आप दुखी हों या आपके ऊपर कोई मुसीबत आई हो, तो ये आपके उस दुख में पीड़ा का बराबर का अनुभव लेती हैं, हिस्सेदारी ले लेती हैं, और इसीलिए ये थोड़ी तल्ख मानी जाती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का जैसा हमारा विषय है कि आपको सुनना चाहिए या नहीं, तो मदर मेरी सबसे पहले ये कहती हैं कि वो चीज़ें जो आ रही हैं उन्हें आने देना है, उन्हें रोकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रेजिस्टेंस चीज़ों को उस ढंग में नहीं ले जाता। ये तुम कह के बात करती, मम्मी हैं तो आपको छोटा ही मानेंगी और जब मेरे मुंह से ये इनकी बातें निकलती हैं तो तुम आता है। खैर, तो ये आपके लिए जवाब देती हैं, कहते हैं कि तुम चीज़ों को उस ढंग से नहीं लेते जिस ढंग से वो आ रही हैं, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो जाती है, और उन्हें वैसा ही लेना शुरू करो जैसे आ रही हैं, बिना रेजिस्टेंस के। बीच की बाधाओं को हटाओ, और जब ये होगा तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी चमक फील करोगे जो तुम्हारे जीवन को या उस मोमेंट को एक अलग ही शाइन में लेकर जाएंगी। लेकिन यहां तुम्हें जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि दूसरे की कुछ सलाह इतनी गजब की हो सकती है या उस मोमेंट में लग सकती है जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि बस आओ देखो नताओ और इसे मानो और आगे बढ़ो। और अब ब्राइट कहती हैं कि यही वो मोमेंट है जब तुम गिरोगे डार्कनेस में, क्योंकि तुमने तो चुना ही डार्कनेस है, लेकिन तुम्हारे चुनाव में जो गलती हो रही है वो गलती होती है क्योंकि तुम हो जल्दी में। और ग्वेनविर कहती हैं कि जब तुम उसे कसौटी पर रखते हो, यानी कि ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो वो अनावृत होता है, यानी आवरण हट जाते हैं, वो जो ढका हुआ है वो हट जाता है और वो दिखाई देता है जो सच है। और उस पूरे मामले में अब कुआन यिन कहती हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, 1% का भी अपने आप में ना गिल्ट लेना है, ना कंपैशन, ना पैशन। न्यूट्रल हो जाओ और बिल्कुल तटस्थ भाव से एक न्यायाधीश की तरह से चीजों को देखो। न्यायाधीश क्या होता है? न्यायाधीश का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो न्याय का अधीश हो, यानी अधिपति हो, जिसके लिए न्याय ही सब कुछ है। मैंने सुना था किसी कंट्री में एक छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी की टक्कर हो गई थी। छोटी गाड़ी जो थी वो गलत रूट पर थी और बड़ी गाड़ी सही रूट पर थी, और लाखों का जुर्माना लगाया गया था छोटी गाड़ी के मालिक पर, जिस छोटी गाड़ी को एक महिला ड्राइव कर रही थी जिसमें 2 बच्चे थे। नॉर्मली किसी देश में होता तो बड़ी गाड़ी की गलती निकाल ली जाती सबसे पहले, लेकिन वहां जज ने देखा कि मैडम आप गलत ड्राइव कर रही थी, और वो भी बच्चों को लेकर के। तो आपने अपनी, बच्चों की और उस गाड़ी के, जो बड़ी गाड़ी थी, उसके ड्राइवर को, सभी को खतरे में डाल दिया। तो आप पनिशमेंट की अधिकारी हैं। उसने बिल्कुल, उस न्यायाधीश ने बिल्कुल इस चीज की परवाह नहीं की कि ये महिला है, सिंपैथी करनी चाहिए, इस महिला के 2 बच्चे हैं, सिंपैथी करनी चाहिए, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी से टकराई, ज़्यादा डैमेज छोटी गाड़ी को हुआ, बड़ी गाड़ी को ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ। उसने बिल्कुल ये सारी सिंपैथीज को साइड कर दिया और न्याय किया कि भले बड़ी गाड़ी में डेंट कम आया, आपकी गाड़ी में डेंट ज़्यादा आया, आपकी गाड़ी में ज़्यादा चोट लग गई, ठीक, घायल भी आप भी ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी पनिशमेंट आपको ही मिलेगी क्योंकि गलती आपकी थी। तो कुआन यिन कहती हैं कि जब तुम इस तरह की जो भी बताई चीजें ये करते हो तो तुम्हारा एक ऐसा ऑरा बनना शुरू होगा जब तुम खुद को कर पाओ न्यूट्रल, और उस न्यूट्रलनेस में तुम उस सच को देख पाओगे जो तुम्हारे सामने आ गया है। लेकिन अब अपने दिल पर काबू रखो। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम्हें एक गिल्ट फीलिंग आएगी कि हम इनकी बात को नकारें कैसे, क्योंकि कभी कभी हमें सलाह देने वाले बड़े सम्मानित लोग होते हैं, बड़े माननीय भी हो जाते हैं, हम उनको मना कैसे करें? तो उन्हें साफ मना कर देना है या उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानना है, और उनकी बात को ना मान करके अपने दिमाग से उस पूरे मामले को ऑब्जर्व करके जो निर्णय लोगे वो सबसे सही, सुनिश्चित और भविष्य के लिए बेहतर होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज हो गई, लेकिन क्लोज करते करते मुझे एक इंट्यूशन आई है कि मैं आपको सनातन के बारे में एक लाइन बता दूं। सनातन धर्म में कहीं पर भी ये ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई आपसे बड़ा है तो उसका गलत कहना आपको मानना है, बड़ों का कहना मानना है।
सही है। मैंने कई बार ये कई वीडियोस में भी कहा है, अक्सर कहता हूँ कि हम सनातनी दो महान पर्व मनाते हैं। हमारे सनातन के दो पर्व सबसे बड़े हैं, जिसमें से दो क्या तीन हैं, दशहरा, दिवाली और होली। सभी जानते हैं दशहरा और दीपावली मनाते हैं भगवान राम के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात को कभी टाला नहीं, एक भी बात उनकी, एक भी आज्ञा को मना नहीं किया, पूरे अपने जीवन में कभी नहीं मना किया। लेकिन होली का पर्व हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए मनाते हैं जो मानव नहीं था, दैत्य था। मानव नहीं थे प्रहलाद, दैत्य थे। और दैत्य तो दैत्य, उन्होंने अपने पिता की कोई बात नहीं मानी। एक भी बात ना मानने वाले के लिए हम होली के उल्लास में झूम रहे होते हैं। तो यहां बड़ों के सम्मान या असम्मान की बात नहीं है, यहां बात है कि क्या लॉजिकल है और क्या इलॉजिकल है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। राम के लिए उनके पिता की आज्ञा नैतिकता थी, क्योंकि पिता सही थे, पिता गलत नहीं थे। प्रहलाद के लिए पिता की आज्ञा अनैतिक थी, क्योंकि पिता गलत थे, पिता सही नहीं थे। तो यहां आप अपने आप को गिल्ट में ना लें जब दूसरे की बात को सुनने के बावजूद आप नहीं मानते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग यहीं पर क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ पेंटिकल्स को चूज किया था, मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या आता है, कि आपको दूसरों की बातें सुनने की जरूरत है, मानने की जरूरत है या नहीं है। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है 8 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड और आपके लिए आखिरी कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरों की बातें माने या नहीं माने, इस एक लाइन में जो मेरे पास आ रहा है वो है कि हाँ मानना चाहिए, लेकिन इस मानने में थोड़ा सा आपको समझौता भी करना होगा। क्या हो जाता है उसको समझें। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी अपनी सोच गलत चल जाती है और वहाँ आपको याद आता है कि यार हमने बात को मान लिया होता तो सुधार हो जाता, चीज़ें मैनेज हो जाती। आपका उनकी बातों को ना मानना, ऐसा नहीं कि जब यहाँ पर ये रीडिंग कर रहा हूँ तो सबकी कि जो मिले सबकी बात मानते चलो, नहीं नहीं। कुछ स्पेसिफिक लोग हैं आपके जीवन में जो आपको सही सलाह देते हैं, जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर का होना बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मुझे दिखता है, जो कोई भी हो सकती है, आपकी माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका, कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा, एक ऐसे व्यक्तित्व का, अब यहाँ फीमेल के अलावा दूसरा व्यक्तित्व, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग में मल्टीपल टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग, तो जरूरी नहीं कि जो मैं सीधी एक लकीर में बात कर रहा हूँ वो हर एक के साथ रेजोनेट कर जाए। अब एक तो ये हो गया, अब दूसरा किसी और के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन वो पाइल नंबर 2 ही उन्होंने चुना है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे हम मातृत्व से ओतप्रोत कहेंगे, भले वो पुरुष क्यों ना हो। कभी कभी पापा का प्यार इतना अच्छा होता है कि मम्मी जैसा लगता है या आपके टीचर का, आपके गुरु का ऐसा मातृत्व वाला प्रेम होता है कि आप उसे शब्दों में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां एक ऐसे व्यक्तित्व का आपके साथ में कनेक्ट होना, जिनकी सलाह, जिनकी बातें आपके जीवन को एक ऐसे चमत्कृत अनुभव की ओर लेके जाती हैं जहां आपको लगता है कि इस पर्सन की बातों को मैं इग्नोर नहीं करूं, यही मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। और कई बार उनकी बातों को इग्नोर करके आपने गड़बड़ करी है, जब आप अपने दिमाग से चलना शुरू करते हैं और ख़ास करके जब आप अपने माइंड में डिस्टर्बेंस के बावजूद डिसीजन ले लेते हैं, तो उस चीज़ को रोकना होगा। अच्छी है, आप काफ़ी सॉफ्ट पर्सन हैं, आप ज़्यादा 3-5 वाले इंसान नहीं हैं और ज़्यादा मीन मेख नहीं निकालते चीज़ों में, लेकिन आपका दिखावा करने का या चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने का जो एक आग्रह है, वो चीज़ों को ख़राब कर रहा है, और उस सेंस में ख़राब कर रहा है जहां सिचुएशन आपके फेवर में आते आते तक विमुख हो जाती है, आपका काम बनते बनते तक टल जाता है। कई बार आपके अपने आइडियाज़ आपको लगते हैं कि बहुत गजब के और बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि उन बढ़िया और गजब के आइडियाज़ में जब तक उनकी आइडिया का सम्मिश्रण ना हो जाए, चीज़ें मिक्स ना हो जाए उनके आइडिया के साथ, तब तक उतना बेहतर रिस्पॉन्स या आउटपुट नहीं आने पाता। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, आपको साथ लेके चलना है। एक तरह से वो आपके एडवाइजिंग पार्टनर हो गए या हो गई, और उनके साथ आपकी जो एक
एडवाइजरी पार्टनरशिप है, ये लंबे समय तक चल सकती है, तो इसे चलाना है, इसको समझ लीजिए। यहाँ आपका अच्छा वो वाले मामले भी बता देता हूँ जहाँ पर उनकी बात मानने के बावजूद चीज़ें बड़ी डिले हुई और डिले होकर लेट में सक्सीड हुई। उसे वैसा ही होना था भाई, तभी तो ऐसा हुआ, वरना फेल हो जाती चीज़ें। और ज़्यादातर मामले जहाँ पर फेलियर हुए वहाँ पर आपका अपना दिमाग लगा हुआ था, तो उसको थोड़ा सा रोकिए। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस। चलिए गॉडेस गाइडेंस को लेते हैं और देखते हैं कि गॉडेस यानी देवियाँ यानी ये सारी माताएं हमें आज क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। सारी माता हैं इसमें, और माता से बढ़िया गाइड करने वाला कौन हो सकता है इस दुनिया में, है ना, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। वैसे पिताजी की गाइडेंस बड़ी गजब की होती है, लेकिन पिताजी कभी कभी डांट जरूर देते हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए गॉडेस गाइडेंस की ओर से मेरे पास है मदर मैरी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है डेमारा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है बटरफ्लाई मैडन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए माता सरस्वती। और अंतिम कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है नेमिटोना। तो 5 देवियां आपके लिए अपीयर हो गई, जिसमें चौथे कार्ड के रूप में आई हैं माता सरस्वती, जो प्रेजेंट को इंडिकेट करती हुई हैं। देखिए माता सरस्वती के बारे में आप सभी जानते हैं, वाक देवी हैं, यानी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उन सारे शब्दों की ये अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। बहुत सारे राक्षसों के वरदान को इन्होंने विफल भी कर दिया था। जैसे कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, उसकी जिह्वा पर बैठ गई तो उसने निंद्रासन मांग लिया। फिर 6 महीने सोता था, उठता था, खाता पीता था और फिर सो जाता था। वो 6 महीने सोता और 6 महीने जागता नहीं था कि लगातार 6 महीने जागे, वो सोता ही रहता था, निंद्रासन मांगा था। 6 महीने के अंतराल पे उठ जाता था, खा पी करके मस्त होकर के फिर सो जाता था। 2-4 दिन खाया पिया फिर सो गया, फिर 6 महीने बाद उठेगा। तो ये उसका रूटीन था, वो जागता ही नहीं था सोते ही रहता था। चलिए यहाँ पर आपके लिए जो आ रहा है वो है कि सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझें कि उनकी जो गाइडेंस है उसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर ये यही बता रही हैं, उनकी गाइडेंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उन पर थोड़ा भरोसा शो आउट करना है। अगर आप भरोसा नहीं दिखाएंगे तो उनकी ओर से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और सचमुच आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। यहाँ आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, अकॉर्डिंग दैट पाइल नंबर 2, आपको सचमुच उनकी बात सुनने की ज़रूरत है, लेकिन सबकी नहीं। ये मैं पहले बता दिया हूँ, अब फिर से बता रहा हूँ, सबकी नहीं। स्पेसिफिक पर्सन है जिनका आपके जीवन में न सिर्फ एक योगदान है, दखल है, बल्कि उनकी जो प्रेजेंस है आप उससे नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक फीमेल पर्सनैलिटी हैं, जो आपकी प्रेमिका, पत्नी, बहन, माँ, दादी कोई भी हो सकती हैं। उनकी एडवाइस आपके लिए ज़रूरी है, और ये पता कैसे करेंगे कि वे कौन हैं, और ये पता करने का आसान तरीका है कि मल्टीपल बार, मिनिमम 5 या उससे ज़्यादा बार उनकी बात ना मानकर नुकसान उठा चुके हैं। न्यूनतम 5 बार ऐसा हुआ है, बल्कि हुआ तो ज़्यादा है, न्यूनतम कम से कम 5 बार है। तो बस इतने से अंदाज़ा लगाइए। मैंने मतलब अब वो वाले में मामले में तो जिनकी ज़्यादा हो चुकी वो तो तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन जिनकी थोड़ी कम हुई है उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। वे लोग जिनके जीवन में किसी फीमेल का इंटरफेरेंस नहीं है, उनके जीवन में एक फीमेल पर्सनैलिटी टाइप कोई पर्सन है जिनका ऑरा फेमिनिन है। तो अगर वे आपके पिता हैं तो मातृत्व प्रेम के साथ, गुरु हैं तो मातृत्व प्रेम के साथ, टीचर हैं, पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, तो उनका जो आपके प्रति लगाव है वो मातृत्व प्रेम के साथ है। मातृत्व का यानी कि मदर लव झलकता है उनके प्यार में। तो उस तरह से उनको पकड़िए कि वो वही हैं। अब उनकी बातों को इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले तो उनकी जो भी बातें वे आपको कहते हैं, कुछ मामलों में तल्ख, कुछ मामलों में सॉफ्ट, कुछ मामलों में हार्ड, कुछ मामलों में सॉफ्ट रहती हैं। और यहाँ कभी कभी आप अगर ध्यान दें तो भले आपकी उम्र उनसे कम हो या ज़्यादा हो, दोनों कंडीशन में उनकी गाइडेंस ऐसी होती है अक्सर कि आप हैं एक छोटे से बच्चे और वो हैं बड़े अक्लमंद या बड़ी अक्लमंद। तो सचमुच आप अपने आप को बच्चा माने, सचमुच आप अपने आप को इस मामले में छोटा ही माने, क्योंकि जब तक आप अपने आप को छोटा मानकर नहीं चलेंगे तब तक आप उनकी गाइडेंस के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे और उस गाइडेंस को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि उनकी गाइडेंस के कुछ, कभी कभी, ये हमेशा नहीं होता, कुछ शब्द आपके लिए गूढ़ हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले तो अपने को चाइल्ड लाइक मानिए, और दूसरा बटरफ्लाई मैडन जो कहती हैं वो कहती हैं कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा परिवर्तन आ जाता है उनकी हर एडवाइस के साथ में, जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने आप को,
क्योंकि तुम अपने आप को मानते बड़ा अक्लमंद हो, लेकिन सरस्वती कहती हैं कि नहीं, उतने भी नहीं हो, अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले क्या सरस्वती बताती हैं यहाँ कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वैसा नहीं है ना कि सरस्वती आपको कहेंगी ज़िंदगी भर मानते ही रहो बात को, अपना दिमाग मत लगाओ, चूँकि ज्ञान बुद्धि और वाक शक्ति की देवी हैं। तो सरस्वती का यहाँ आपके लिए जो संदेश है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहती हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम सबसे पहले खुद को समझो और खुद को थोड़ा सा बहने दो, खुद को थोड़ा परिवर्तित करो। वो परिवर्तन जो तुम्हारे लिए जरूरी है और तुम्हें एक एनलाइटमेंट दे सकता है, उसे आने दो। तो आने कैसे दोगे? तो पहले तो चीज़ों को बहने दो। जब आपका अपना विवेक काम कर रहा हो तब, ना कर रहा हो तब, अपनी भावनाओं को बह जाने दीजिए, क्योंकि आपकी भावनाएं ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन उन भावनाओं के साथ एकीकार नहीं करना, अलगाव रखना है, क्योंकि भावनाओं को अगर इकट्ठा कर लें और भावनाओं में आकर निर्णय लें, तब उन भावनाओं में आकर लिए गए निर्णय से आपको विमुखता हो सकती है और गिल्ट बन सकती है। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वे भावुक होकर हाँ नहीं कहे थे। पिता की आज्ञा थी, पिता ने वचन दिया था, उन्हें वो निभाना था। ये सोचा समझा बात था और समझकर उन्होंने कहा था कि हाँ मैं वन को जाऊंगा। जब लक्ष्मण ने उनसे कहा कि भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैं तो बचपन से परछाई हूं, मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है भाई, आप मुझे अपने से अलग समझ ही कैसे सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बचपन से समझा ही नहीं, साथ ही रहा गुरुकुल से लेकर अभी तक, मैं तो अलग हूं ही नहीं कहीं से, तो मैं तो हूं ही साथ में, आप यहां हो या वन में। और फिर सीता, उन्होंने कहा कि मैं आपके आधे स्वरूप की स्वामिनी हो गई हूं, आपका आधा हिस्सा मेरा है और मेरे बिना आप अपनी कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो वे, और जब लक्ष्मण की पत्नी ने कहा कि मैं भी, तो लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हारे प्रेम में मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो तुम यहीं रहो ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं। तो यहां चीजों को फ्लो में बहने देना है और अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व में आने देना है। और जब आप अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व में आने देना शुरू करते हैं तो नेमेटोना कहती हैं कि फिर एक ऐसी चीज का स्पंदन शुरू हो जाएगा जो आपकी पर्सनालिटी में एक वो चेंज लाएगा, एक वो एनलाइटमेंट लाएगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और अगर नेमेटोना के शब्दों में कहूं तो तुम्हारी कैपेबिलिटी को तुमने दबा के रखा है, जिसे तुम निखरने ही नहीं दे रहे, और तुम्हें चाहिए कि तुम बस वो हो जाने दो जो तुम बनना चाहते हो, तुम वो हो जाने दो जो तुम होने के लिए आए हो, तुम वो होने दो जो तुम्हें हो जाना है। और तुम्हारे ना होने का दुख सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी है। तो यहाँ आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, आप अपने आप की पर्सनालिटी में अच्छा खासा चेंज महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब सिचुएशन को थोड़ा फ्लो में बहने दें। अब इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्लो में क्या है। यहाँ फ्लो में बहने दे का मतलब होता है कि जो जैसा है उसे स्वीकार करिए। अगर एक लाल रंग का फूल है तो आप उसके पीला होने की परिकल्पना नहीं कर सकते, वो लाल में ही उतना सुंदर है। हर पंछी अलग है, हर पंछी का स्वरूप अलग है और वो अपने उसी स्वरूप में सुंदर है। उसे उसके स्वरूप में ही अगर आपने अंगीकार कर लिया तभी उसकी सुंदरता को आप महसूस कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन, जैसे मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूं, कहते हैं ना कि जिसको जिससे प्यार हो जाता है उसको उससे सुंदर कोई नहीं दिखता। इसका रीजन क्या है? हम जिसको भी देखते हैं, हमारा दिमाग ना अंदर एक कैलकुलेशन चलता रहता है, कंप्यूटर का कैलकुलेशन करता रहता है। इस व्यक्ति को देखा, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कितने लेवल पर है, एक स्केल बना ली है हमारे दिमाग ने 1 से 10 की, सपोज करिए, तो किस पॉइंट पर है, 5 नंबर पर है, 8 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो वो कैलकुलेशन खट से हमारे पास आ जाती है और हम जज करते हैं। लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं, हमारा दिमाग कैलकुलेशन नहीं करता। जब कैलकुलेशन नहीं करता तो कंपैरिजन नहीं करता। जब कंपैरिजन नहीं करता तो उस लड़की से कंपेयर करने के लिए दुनिया में कोई है ही नहीं, तो वही सबसे सुंदर दिखेगी। उस लड़के से कंपेयर करने के लिए कोई बचा ही नहीं, तो वही सबसे बेस्ट नजर आएगा। फिर कंपेयर नहीं हो रहा ना, और जब कंपेयर नहीं हो रहा तो वो चीज सबसे सुंदर है। जैसे भगवान शिव के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, सत्य मतलब जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उनके अलावा कुछ भी इस दुनिया में सत्य नहीं है, सब मिथ्या और माया है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स माया है, सब खत्म हो जाएगा, नष्ट।
तो सत्य तो वही है, बाकी सब तो यूं ही आया है और चला जाएगा। और सत्यम के बाद शिवम, तो वो जो सत्य है वही शिव है। अब वो जो सत्य है वो है कौन? वो है शिव। सुंदरम, जो सत्य है, निरंतर है, लगातार है, जो ना कभी जाएगा ना कभी जिसे जाना है ना जिसे आना है, जो हैं और हैं, ऑलवेज इन प्रेजेंट, ना पास्ट ना फ्यूचर, ऑलवेज इन प्रेजेंट, उनसे सुंदर कौन होगा? तो वही सबसे सुंदर हो। तो इसीलिए शिव शमशान की भस्म अपने शरीर पर लगाए हुए भी सुंदर है, अद्भुत। भूत प्रेतों की टोली के साथ भी महादेव, जिन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं। आपने सुना होगा ना पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मतलब होता है जो जानवरों के देवता हैं, पशुओं के भी देव हैं। पशुपतिनाथ पशुओं के नाथ हैं। तो ये उनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। तो नेमेटोना यही कहती हैं कि तुम्हारे को होने देने में अड़चन कर रहे हो और तुम्हें यह अड़चन रोकनी होगी। और अगर तुमने अपने जीवन के उस स्पंदन को उस तरीके से स्पंदित होने दिया, अपने जीवन को उस तरह से बदलने दिया जैसा कि तुम्हारा जीवन बदलना चाहता है, जैसा तुम्हारी बुद्धि कई बार सोचती है और तुम रेजिस्टेंस लगा देते हो और उस रेजिस्टेंस से बाहर आ जाते हो, तो तुम तुम्हारे नए व्यक्तित्व के स्वामी होकर के अपने आप का संतुलित रूप से एक मार्गदर्शन कर सकते हो। बस पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ वॉन्ड्स को चुना था, मेरे बगल में उनकी इमेज को लगा दिया गया है। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या आता है कि आपको दूसरों की बातें सुनने की ज़रूरत है, यानी दूसरों की सलाह सुनने की ज़रूरत है या नहीं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड। कार्ड नंबर 2 आपके लिए मेरे पास आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड। थर्ड नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर है स्ट्रेंथ, बहुत बढ़िया। और लास्ट कार्ड, अच्छा जी, 8 ऑफ कप्स। बड़े स्पेसिफिक मामलों में सुनने की ज़रूरत है, वरना सुनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप बहुत कैपेबल पर्सन हैं, काबिल इंसान हैं और आप अपनी काबिलियत को समझते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे मोमेंट्स पर वो गलतियां करते हैं जिनकी उम्मीद आपसे नहीं की जाती। तो उस वाले मोमेंट में जब आप फंस जाते हैं तो वहां आपको एक हेल्प की फीलिंग आ जाती है। याद आया? वही वाली फीलिंग जब आए तब आपको मदद की ज़रूरत है, वरना मदद की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम को खुद करने में अच्छे हैं, सक्षम हैं, कैपेबल, करिए। संघर्ष एक तरह से आपके लिए खेलने का विषय हो गया है या हो जाता है। वो आपको चैलेंज, मज़ा भी देता है और उस आनंद के साथ आप उस हर चैलेंज को जीत लेने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं जिसने व्यवधान दिया। लेकिन वे मामले भी यहाँ पर छूटेंगे नहीं जहाँ पर आप रिजिट हुए, जहाँ पर आपने जिद बनाई ये जान करके कि आपकी जिद गलत है। वो भी याद आ गया? ठीक है। अब उस मामले में जहाँ आपने जानबूझ करके जिद को बनाया, ये जानते हुए कि जिद गलत है, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आपकी जिद में सपोर्ट किया और उस सपोर्ट की वजह से एक अहंकार का वृद्धि होना और उस अहंकार के साथ अपने आप को लयबद्ध करके अपने ही नुकसान को करना तो समझदारी नहीं थी। लेकिन वे मामले जहां पर अगर आप शादीशुदा हैं और आपके जीवन साथी द्वारा आपको सलाह दी जा रही है तो उस मामले में आपको सलाह लेनी नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये वाली लाइन बड़ी मज़ेदार है। आपको अपने जीवन साथी से एक भी सलाह लेनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सलाह के मामले में आपको खुद अपने जीवन साथी के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए। लेनी नहीं चाहिए मतलब जीवन साथी खुद से सलाह दे किसी मामले पर, यह गलत हो गया। आप उसको बताएं कि मैं आपसे एडवाइस ले लूँगा। थोड़ा सा यहाँ चीज़ों को फ़र्क में समझे। थोड़ा सा ये शब्दों के हेर फेर से ना अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको अपने जीवन साथी से सलाह लेनी नहीं चाहिए, मतलब आप इस चीज़ का इंतज़ार मत करें कि आपका जीवन साथी आपको सलाह देगा या सलाह देगी, क्योंकि उनके द्वारा जो सलाह आपको दी जाती है वो भी उनकी विल से, उनकी मर्जी से। आप उसकी वैल्यू तो करते नहीं हैं, लेकिन उनकी सलाह है भी अच्छी काम की।
तो यहाँ उनको बता दें, सीधा जाकर बोल दीजिए कि सुनो मुझे सलाह मत देना, लेकिन ये अपने आप को बता दें और ईगो में ना आए कि मुझे सलाह लेनी है। लेकिन उसको ये बता कर रखें कि मैं तुमसे सलाह मांगूंगा तो मुझे देना, लेकिन अपने मन से मत देना। वेट करो मैं आऊँगा, वेट करो मैं आऊँगी, इंतज़ार करो। धीरे धीरे करके उसे इस चीज़ पर सधाइए, उसे एक तरह से कहते हैं ना यूज टू कराइए अपने जीवन साथी को, कि छोटे से भी मामले हैं और तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रही हूं, तो तुम रुको, मैं तुमसे सलाह मांगूंगी। और इसकी शुरुआत कैसे करिए, शॉपिंग वॉपिंग करने जाया करिए तो छोटी छोटी चीज़ों पर उनसे आइडियाज़ लीजिए, लेकिन उसको भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कराइए कि तुम रुको और वेट करो। अगर हमें एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना है तो ऑर्डर मैं क्या करूंगी वो तुमसे पूछना है, लेकिन तुम वेट करो मेरे पूछने का डियर, बीच में मत कूदो। क्या क्या चीजें आती हैं। खैर, आप अपने मन में जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, जो वो ऐसी सिचुएशन जहां आप फील कर, अब अगली चीज बता रहा हूं, जो फील कर जाते हैं कि हां अब आपके निर्णय गलत होंगे, तो वहां आपको निर्णय नहीं लेना है, वहां आपको फिर किसी की सलाह की ज़रूरत है। वो सलाह ज़्यादातर मामलों में आपके जीवन साथी द्वारा मिल सकता है, लेकिन अब जीवन साथी वाले मामले में एक छोटी सी चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। आप दोनों के बीच तीसरे की एडवाइस को मत लीजिए। ये मैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहा हूँ, अभी ये रीडिंग का टॉपिक हटा है, ठीक है। वैवाहिक जीवन में आप दोनों के बीच तीसरे पर्सन्स की एडवाइस को मत लीजिए कि भैया तुम्हारे रिलेशन में ये ऐसा हो रहा है। उसको बोलिए अपना मुंह बंद कर लीजिए, चाहे कोई भी हो, घर का हो बाहर का हो। उसको बोलिए देखो हम दोनों के बीच में मत आओ, पंडित जी ने हमारे फेरे करा के शादी करा दी, अब हम दोनों आपस में निपट लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, होगी तो हम पूछेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। तारीफें भी इग्नोर करिए। वे आपके जीवन साथी की बहुत तारीफ करें, कह रहे तुम्हारी बीवी तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा पति तो बहुत बढ़िया, इग्नोर करके चलिए, जाने दो। वे नकारात्मक बोलने की भाई दुनिया में इनसे खराब कोई नहीं, बोलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, ये मेरी ये मेरा, अब इसी के साथ मेरा जीवन मेरा, ठीक है। इस तरह से आपके वैवाहिक जीवन में इंप्रूवमेंट भी आ जाएगी, बेहतरी भी होगी, और आपके वैवाहिक जीवन का जो एक ऑरा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, चलो आपके वैवाहिक जीवन का जो, अभी अनमैरिड के लिए भी बता रहा हूं आपके वैवाहिक जीवन का जो ऑरा है उसने आपके जीवन को संतुलित करने का प्रयास किया, काम किया, भले शॉर्ट टर्म के लिए ही किया हो, भले आपके वैवाहिक जीवन में प्रेजेंट में व्यवधान चल रहा हो, लेकिन उस शॉर्ट टर्म के लिए उसने चीज़ों को बेहतर किया था। अब वो अलग बात है कि डिस्क्रिपेंसी, अगर कुछ लोग हैं ऐसे पाइल नंबर 3 में कि डिस्क्रिपेंसी आ गई, अलगाव आ गया, सेपरेशन आ गया, डिवोर्स हो गया, तो वो जरूर तीसरों की इंटरफेरेंस की वजह से हुआ होगा। चलो आज हम रिलेशनशिप टॉपिक पर विषय रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर वापस आते हैं विषय पर। आपके मन में वो जो हलचल आ जाती है, उस हलचल के समय आपको दूसरों की सलाह की ज़रूरत है, और वस्तुतः आपको अपने जीवन साथी की सलाह की ज़रूरत तो है, लेकिन आपके लिए यहाँ सिंपली आया है कि आप बड़े कैपेबल हैं अपने जीवन में अपनी राह को चुनकर आगे बढ़ जाने के लिए, इसलिए मोस्टली केसेस में आपको दूसरों की सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो सुनने की ज़रूरत कहाँ है, जब आप फंसें। अच्छा, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ सलाह उन मामलों में ले, मैंने तो प्रैक्टिस करने को बताया था ना। अब प्रैक्टिस करने का मतलब नहीं है कि हर चीज़ में सलाह लेना शुरू कर दो फ़ोन करके कि अरे बॉस ने बुलाया है केबिन में, जाऊँ कि ना जाऊँ डार्लिंग बताओ, तो वो वाला नहीं करना है, ठीक है। दुकान पर ये कस्टमर आ गया है, इसको सामान बेच दें कि ना बेच दें, अब ये बताओ, ये सब नहीं करना है। छोटी मोटी चीज़ों में एक प्रैक्टिस बनाइए कि मेरे पूछने तक तुम्हें रुकना है। अगर तुम्हें लगे कि मैं गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो भी रुके रहो, थोड़ा शांत रहो। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई गलती हो गई फिर, तो आपको, अब आप अपने आप को समझें, अब आप इस चीज़ को ध्यान करें कि आपकी गलती होने से ठीक पहले आपको एक रियलाइजेशन हो जाता है। बस वही वो टर्निंग पॉइंट है जब आपको आइडियाज़ लेने हैं, सलाह लेनी है, अदरवाइज नहीं लेना है, फिर आगे बढ़ जाइए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस। तो देखते हैं कि देवियों की क्या राय है आज के हमारे टॉपिक, हमारे विषय के ऊपर, कि देवियां क्या कहती हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए डमारा, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास इश्तर, थर्ड पोजीशन एरक्वेरा,
फोर्थ पोजीशन पर ग्वेनवर, और आपके लिए अंतिम देवी मेरे पास जो आई हैं, दिस वन इज वेस्टा। वेस्टा परिवार के प्रति आपके जीवन को बेहतर करने के लिए उद्यत एक देवी हैं, ठीक है। और इश्तर बताती हैं कि आप अपने जीवन में और बेहतर कर सकते हैं अगर चादर से पाँव को बाहर निकाल दें तो। तब आपको पता चलेगा कि असल में चादर के भीतर नहीं रहना है, ये चादर छोटी है और नई लेकर आनी है। अब नए के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। तो मतलब और मेहनत करनी है ताकि और पैसे आएँ और हम चादर को बदल के नया लेकर आएँ और फिर टांग को और ज़्यादा बाहर फैलाएं। अब इस चीज़ को समझें। यहाँ पर कभी कभी अपने आप को जज करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। ग्वेनवर कहती हैं कि जब तुम खुद को जज कर लेते हो और वो भी बिना बायस हुए, तो तुम्हारा साक्षात्कार उस तरह से कर लेते हो जब तुम अपने सामने निर्वस्त्र हो। अपने सामने निर्वस्त्र का मतलब बिना किसी आवरण के। आप अपनी नज़रों में जब एक ओपन फील्ड में आ जाते हैं तो आप अपने आप को सही तरीके से आकलित कर पाते हैं कि अब आप कितने पानी में हैं। लेकिन एरोकेरा कहती हैं कि यहाँ आपको अपने उस शाइन का भुलाव नहीं करना चाहिए। शाइन मतलब आपका जो ग्रेस है, आपकी अपनी जो ऑरा है उसे बरकरार रखने की ज़रूरत है। जब आप स्वयं को अनावृत करते हैं अपने ही सामने, तो अपने अहंकार को, अपने ग्रेस को, अपनी उपलब्धियों को भी याद रखें कि आप हैं कौन। और अगर आप अपनी पर्सनालिटी पर गर्व नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ग्वेनवर कहती हैं कि खुद की पर्सनालिटी पर गर्व करना है, स्वयं को स्वयं के सामने अनावृत करना है, निर्वस्त्र कर देना है। अब निर्वस्त्र मतलब ये नहीं कि शीर्षक सामने खड़े कपड़े उतारने हैं वो वाला नहीं, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। लेकिन करेंगे कैसे? डेमारा और इस्टर इसका हल बताती हैं। डेमारा और इस्टर जो कहती हैं, सबसे पहली चीज़ कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को बदलने के लिए एक गाइडेंस और एक हेल्प की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी लेनी होगी, एक बच्चा बन जाना होगा। बच्चों की पर्सनालिटी को मोड़ना आसान है। एक छोटे बच्चे को कुछ बिछाकर बैठना सिखा दीजिए तो वो बच्चा ज़मीन पर बैठना बंद कर देता है या कर देती है बंद। फिर वो कुछ खोज के लाती है, बिछाती है और फिर बैठती है। ये आपने ध्यान दिया होगा। लड़कियां जब छोटी होती हैं तो ही अपने बालों का ध्यान रखना सीख जाती हैं, क्योंकि ये उनको एक तरह से सिखा दिया जाता है कि तुम्हारे लंबे बाल होंगे और तुम्हें इसका ध्यान रखना है। लेकिन वही वो लड़की जिसके बाल जल्दी कटवाते हैं, लड़कों की तरह से, बुरा मत मानना कोई लोग इस चीज़ को, सिर्फ बता रहा हूँ, उस लड़की को जिसको क्या कहते हैं कि बॉय कट बाल कटवा दिए, तो वो बॉय कट बाल वाली लड़कियां अगर ध्यान दें तो बड़े लंबे पीरियड तक लंबे बालों की खूबसूरती को समझ नहीं पाती, उन्हें टाइम लग जाता है। फिर वो 8 साल, 12 साल, कभी कभी 15 साल की उम्र में आती हैं, तब अपने बाल लंबे करती हैं, तब उसकी सुंदरता और उसके एहसास को महसूस करना शुरू करती हैं। तो यहाँ पर डेमारा यही कहते हैं कि तुम चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी में पहले वापस जाओ, क्योंकि वहीं से तुम मुड़ोगे, और वहीं से जब तुम मुड़ोगे तो ईस्टर कहती हैं कि तब तुम अपने आप को उन क्राइटेरिया रेंज से बाहर पाओगे जिसमें अभी तुमने अपने आप को बांध के रखा है, और यहीं से तुम्हारी नई पर्सनालिटी के विकास का क्रम शुरू हो सकता है। और एक बार ये क्रम शुरू हो गया या आपने ये क्रम को शुरू कर दिया तो आपकी जो पर्सनैलिटी का ऑरा चेंज होगा वो आपको ऐसे ग्रेस में लेकर आएगा जहां आपको स्वयं पर गर्व होगा। और ग्वेनवर का जो कहना है कि जब आप स्वयं में निरावृत हो जाते हैं, एक अनावृत स्थिति आपकी आ जाती है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को पहचान लेते हैं, और जब आप पहचान लेते हैं तो अब आपके लिए अपने लिए डिसीजन लेना, अपने लिए चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना आसान होता है। लेकिन वेस्टा कहती हैं भूल मत जाना उस चीज़ को जो तुम्हारे लिए हर समय एक सपोर्ट सिस्टम की तरह से है, वो आपके जीवन साथी हैं। यहाँ आज हमारी इस रीडिंग में जीवन साथी पर ही बातें फिर से जा रही। दूसरे शब्दों में विस्टा का कहना है, विस्टा अब अपने शब्दों में कहती हैं कि वो जिसने तुम्हें तुम्हारा घर दिया, जिसने तुम्हारा घर बनाया, माता पिता ने तो जन्म दिया, घर को घर हमारा जो बनाता है या बनाती है वो हमारे जीवन साथी हैं।
जब तक आप अनमैरिड हैं, आप कितना भी फैमिली के साथ रहें, कितने भी लोग रहें, कहते हैं ना आपके जीवन संपूर्ण नहीं है। शादी हो जाती है तो क्या कहते हैं दादियाँ, क्या कहती हैं, चलो अब गंगा नहाया, अब इसकी शादी हो गई, मतलब इसका घर बन गया। इसीलिए भारत में कहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाना चाहिए। इसका ये मतलब थोड़ी तुम्हारा घर नहीं है, मम्मी पापा है ना यार घर के लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अभी इसका घर नहीं बसा। क्या नहीं बसा? घर। लड़के का घर नहीं बसा, लड़की का घर नहीं बसा, मतलब इस लड़के के जीवन में कोई लड़की नहीं आई वाइफ बन के, या इस लड़की के जीवन में कोई लड़का नहीं आया हस्बैंड बन के। जब ये आते हैं तो घर बन जाता है। तो यही वेस्टा कहती कि तुम्हें उसे नहीं भूलना जिसने तुम्हें तुम्हारा घर दिया, क्योंकि उसके ही साथ तुम्हारे वो अनमोल क्षण जुड़े हुए हैं जहां तुमने खुशी और दुख दोनों झेला, और साथ ही साथ भविष्य में जब तुम फंसोगे तो उनके ही थ्रू चीजें आएंगी। लेकिन अब अनमैरिड कपल, जैसा कि मैंने वादा किया था, या अनमैरिड लोगों के लिए उस मामले में, चलो अब इसको देख लेते हैं कि उस मामले में क्या आता है। ठीक है, अनमैरिड लोग इस मामले में थोड़ा सा अपने आप को अनलकी फील कर सकते हैं कि यहाँ उनको उस तरह से मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है जिस तरह से वे चाहते हैं, और उस समर्पण की भावना का अभाव उन्हें हमेशा दिखेगा। लेकिन फिर भी उनके परिवार के कुछ सदस्य स्पेसिफिकली उनको गाइड कर सकते हैं जहां जहां उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये गाइडेंस आपको मांगनी पड़ेगी, इस गाइडेंस के लिए आपको अपनी फैमिली की ओर लुकआउट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनके गाइडेंस, उनके एटीट्यूड, उनके व्यवहार और उनके सारे सलाहों के बाद भी आपको एक कमी महसूस होती रहेगी, जिस कमी की पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि वेस्टा कहती हैं कि उस कमी के बावजूद तुम्हारे काम नहीं रुकेंगे, हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उस कमी का हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिलहाल पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।